किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको कंपनी को और बेहतर तरीके से जानना है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का करंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना होता है। और जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं वो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको हम 3 स्टेटमेंट्स में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एंड उसको एनालाइज करके हम ये सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं और इसके बेसिस पर हम एनालिसिस करके ये डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस कंपनी को बेहतर बनाती हैं, बेटर बनाती हैं इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, और कंपनी अपने इंडस्ट्री में कहां पर खड़ी है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होता है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब इन तीनों चीजों से ना कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, कंपनी अपने एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रही है, एज वेल एज कंपनी जो है कितना कैश जनरेट कर रही है फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम तीनों की एनालिसिस करते हैं, जिसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि कंपनी ईयर ओवर ईयर कैसा परफॉर्म कर रही है। दूसरा जो बैलेंस शीट होता है वो कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी का स्ट्रेंथ एज वेल एज कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है वो हमें सजेस्ट करता है। और जो थर्ड थिंग होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे हमें ये समझने को मिलता है कि एक्चुअली में कंपनी कितना कैश जो है वो जनरेट कर पा रही है अपने कोर ऑपरेशन से। सो इन तीनों चीजों को मैंने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। आज की वीडियो में हम ब्रॉडली बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। मैं आपको बैलेंस शीट को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। दिस वुड बी द पार्ट 1 और सेकंड पार्ट में हम और डिटेल में बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को कवर करेंगे विद द एग्जांपल्स। अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो ये सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको भी समझाऊंगा वहां पर हमें ये सब हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स गेट सो अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसमें 2 साइड्स होते हैं। पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है एप्लीकेशन। सोर्स साइड हमें ये बताता है कि कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है, वेयर जो एप्लीकेशन साइड ये बताता है कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। फर्दर आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो कंपनी होती है ना वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इन दी आईज ऑफ द लॉ। दैट मीन्स कि जो कंपनी है और इसके जो ओनर होंगे वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए जब भी कंपनी के पास में आउटसाइड से पैसा आता है, आउटसाइडर्स यानी कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, जो कंपनी को ओन करते हैं, तो वो भी एक तरह से कंपनी के लिए आउटसाइडर ही होगा। ऑल्दो जो ओनर होता है वो कंपनी को ओन करता है, तो जो भी पैसा वो लाते हैं या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जाता है ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में, और उसी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। बाकी जो भी पैसा सोर्स साइड में आता है वो सारा होता है एक्सटर्नल पार्टीज से, जैसे कि बैंक से बोरिंग हो गई, या फिर अगर आपने क्रेडिट्स पर गुड खरीदा है तो क्रेडिटर्स हो गए, या फिर आपको किसी को पैसा पे करना है तो वो आपके लिए ऑब्लिगेशन होती है। दैट मीन्स कि उन्होंने, ठीक है, तो वो भी यहीं पर शो होगा। एज वेल एज जब गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है, एज वेल एज जो गवर्नमेंट होती है उसको भी, एज वेल एज जब गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा, एज वेल एज जो टैक्स ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी यहीं पर आते हैं। एम्प्लॉइज की जो सैलरी जो आउटस्टैंडिंग रह जाती है, जो पे करनी होगी, वो भी यहीं पर आएगी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं। तो जो सोर्स होता है हमें ये बताते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और सेकंड थिंग कि कंपनी के ऊपर में कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशंस का मतलब कर्जा, कि कंपनी को अभी किन किन लोगों को पैसा पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल पार्टी, उसको इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट होगा। एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको सैलरी नहीं मिली है तो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी पे होगा। या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जैसे ग्रेचुटी हो गया, पीएफ हो गया, वो कंपनी पैसा इनको पे करती है, तो वो भी कंपनी के बैलेंस शीट में इन दी सोर्स साइड आता है। उसी तरह से अगर मान लो बैंक है तो बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट होगा, और जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं यानी कि जो ओनर्स होते हैं उनको इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, अब आपको सोर्स साइड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी सोर्स साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटी।
कि कंपनी के ऊपर में इतनी लायबिलिटी है, इतनी ऑब्लिगेशन है, इन लोगों को पे करना है। अब आपके माइंड में ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये लोग जो है वो कंपनी में पैसा ही क्यों लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बैंक की, तो बैंक कंपनी को लोन क्यों देता है? ऑब्वियसली बैंक को इंटरेस्ट देती है कंपनी, इसीलिए बैंक का भी उसमें इंटरेस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय वहां पर काम करता है, इसलिए एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए वेरियस स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, वो सोर्स साइड में अपने जो पैसा होता है वो लगाते हैं। अब दूसरा साइड जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन साइड होता है। एप्लीकेशन साइड का मतलब है जो भी पैसा कंपनी को सोर्स साइड से आता है, वो पैसा कंपनी कहाँ पर यूटिलाइज करती है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन साइड। दैट मींस कि कंपनी ने उस पैसे को कहाँ पर यूज किया है, किन किन चीजों को परचेज करने के लिए किया हुआ है, कंपनी के पास में जो भी कैश अवेलेबल होता है, वो सारा जो होता है वो एप्लीकेशन साइड में आता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कंपनी के पास में पैसा आता है, तो कंपनी क्या करती है? लैंड्स खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, अपने ऑपरेशंस को, अपने फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए। कंपनी मशीनरीज खरीदती है, कंपनी के ऑफिसेज होते हैं, कंपनी ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदती है। हाँ, अपने ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए कंपनी को कैश रखना पड़ता है, कंपनी को क्रेडिट्स पर सेल करना पड़ता है, तो कंपनी में डेटर आ जाते हैं, कंपनी को इन्वेंटरीज परचेज करनी पड़ती हैं। तो ये सारे जितने भी होते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसको कंपनी ओन करती है। दैट मींस कि ईदर कंपनी ने उस चीज को खरीदा हुआ है, या फिर कंपनी को उस जगह से पैसा जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल चुकी होगी व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी, जहां से कंपनी को पैसा मिलता है, इन रिटर्न कंपनी को उस पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट, कुछ डिविडेंड, या फिर कुछ और अमाउंट जो होता है वो पे करना पड़ता है वेरियस स्टेक होल्डर्स को। Whereas जो हमारा एसेट साइड होता है, उसमें इधर कंपनी जो है उन एसेट्स को ओन करके रखती है, मतलब कंपनी के पास उन चीजों का ओनरशिप होता है, या फिर कंपनी को वहां से पैसा जो है वो मिलने वाला होता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं एसेट साइड। अब अगर हम फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं, तो ये जो भी एसेट और लायबिलिटी कंपोनेंट होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट में दिखाई देता है, उसको हम दो कैटेगरी में बाइफरकेट करते हैं। पहला होता है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी। अब जो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होता है ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, देखो दो तरह के ईयर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहला होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर के मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसमें कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम बात करते हैं, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 23-24 का चल रहा है। दैट मींस अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24 तक का एक फाइनेंशियल ईयर होगा, और इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज होने वाली हैं, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। वेयर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज होने वाली हैं या फिर एक्सपेंस होने वाली हैं, तो आफ्टर 1 ईयर तो वो जो होंगी वो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होंगी। इन कंपोनेंट्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में विद एग्जांपल्स समझाने वाला हूँ। अब ये बाइफरकेशन इसीलिए किया जाता है सो दैट हमें ये पता चल सके जो कंपनी अपनी ऑपरेशंस करती है, उस ऑपरेशन से कंपनी कितना पैसा लगा रही है और कितना पैसा उसको जनरेट हो रहा है। वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें पता चलता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। Whereas जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, वो हमें ये बताती है कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, कंपनी कितना एक्सपेंशन प्लान कर रही है, कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, कंपनी कितने एफिशिएंसी से अपने एसेट्स को यूज कर रही है। सो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी क्यों एसेट्स और लायबिलिटीज को बाइफरकेट किया जाता है करंट और नॉन करंट में, और आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंपोनेंट को और डिटेल में कवर करेंगे विद द एग्जांपल। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चैनल पर नए हो तो।